यह बेहद अफसोस की बात है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना की शर्मनाक हरकत में कमांडिंग ऑफिसर सहित हमारे कई जवान शहीद हो गए। दशकों बाद LAC पर ऐसी जानलेवा झड़प हुई। हाल के वर्षों में दोनों देशों के फौजी सीमा पर धक्का मुक्की या मारपीट ही करते रहे हैं क्योंकि उन्हें हथियार न चलाने का निर्देश मिला है। भारत और चीन के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधान भी यही हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा और हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। मगर पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हिंसक घटनाओं में तेजी आ रही है और सोमवार और मंगलवार की रात जो घटना हुई, आज हम सभी उस घटना से बेहद दुखी हैं। आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन में स्वागत है। मैं हमेशा से अपने वीडियो में सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को बनाती हूँ। मैंने कोरोना और कोविड सिचुएशन से भी रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। आज मेरा फिर से एक बार मन किया इस सिचुएशन को देखते हुए कि मैं एक ऐसे वीडियो को तैयार करूं जिसमें आप उन सारी बारीकियों को समझें जिस कारण से ये वार हो रहा है, ये शुरुआत हुई है। और गलवान घाटी में ऐसी जो हरकतें चाइना के सैनिकों द्वारा की गई, आज हम सभी उससे बहुत द्रवित हैं। पर आपको जानना भी ज़रूरी है कि वहाँ के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, वहाँ का जोग्राफिकल सिचुएशन क्या है या हिस्टोरिकल उसका एस्पेक्ट्स क्या है। तो चलिए हम सभी आज अपने इस वीडियो में जो ये नया वीडियो, एक अलग तरह का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, आज हम सभी इससे लाभान्वित होते हैं। तो आज जिस नए ज्ञान का हम उपार्जन करेंगे वो है लद्दाख की गलवान घाटी, जिसको कि आज हमें देखना है, इसके पूरे सिचुएशन को कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है गलवान घाटी की। वहाँ पर इस घाटी का नाम क्यों पड़ा गलवन समुदाय का इतिहास क्या रहा है। साथ में थोड़ा हम अक्साई चीन के बारे में भी पढ़ेंगे और यह विवाद क्यों हो रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लद्दाख की गलवान खाड़ी। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। 15 जून जो कि अभी सोमवार की रात इस विवाद ने खूनी रंग ले लिया, जिसमें भारत के कमांडिंग अधिकारी कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। हम सभी उनको अपना शत नमन अर्पित करते हैं। इसके पहले LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय जवान की मौत 45 वर्ष पहले 1975 में हुई थी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हादसा हुआ है या ये जो केस हुआ है, ये इससे पहले 45 वर्ष पूर्व हुआ था 1975 में। तो 1975 के बाद सीधे 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसे मामले दिखे हमें। अब हम जानेंगे कि कैसे पड़ा घाटी का नाम। ये गलवान या गलवन, इसके अलग अलग तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका नाम कैसे पड़ा? भारत चीन सीमा पर मौजूद इस घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवान समुदाय और सर्वेंट्स ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवन इसके असली नायक हैं। तो आप याद रखिएगा कि गुलाम रसूल गलवन के नाम पे ही इस घाटी का नाम पड़ा। इनकी बहुत फेमस बुक थी सर्वेंट्स ऑफ साहिब। उन्होंने ही ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। जो वहाँ पर नदी है गलवन नदी, उसका इन्होंने ही उसके स्रोत का पता इन्होंने ही लगाया था, गुलाम रसूल गलवन ने। नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवन ने किया था। इसलिए नदी
और उसकी घाटी को गलवन बोला जाता है। वह उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेन्मो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। तो एक तरह से गुलाम रसूल गलवन, जो कि बहुत बड़े एक खोजी थे, उन्होंने ही गलवन घाटी का और गलवन नदी को खोजा था, इसलिए उनके नाम पे ही ये गलवन नाम पड़ा इस घाटी का और नदी का। अगर हमें जानना है कि गलवन समुदाय का इतिहास क्या है, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा कि कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले एक समुदाय को गलवन बोला जाता था। कुछ स्थानीय समाजशास्त्रियों के मुताबिक इतिहास में घोड़ों को लूटने और उन पर सवारी करते हुए व्यापारियों के काफिले को लूटने वाले को गलवन बोला जाता रहा है। कश्मीर में जिला बड़गाम में आज भी गलवनपोरा नामक एक गांव स्थित है। गुलाम रसूल गलवन का मकान आज भी लेह में मौजूद है। इनके घर को आप जाके ढूंढेंगे तो लेह में आज भी इनका घर मौजूद है, गुलाम रसूल गलवन का। अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम करने के बाद उसे तात्कालिक ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक नियुक्त किया गया था। मैं बात कर रही हूँ गुलाम रसूल गलवन की। उसे अकासकल की उपाधि भी दी गई थी। ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डोगरा शासकों के बीच समझौते के तहत ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर व उसके सहायक को भारत, तिब्बत और तुर्किस्तान से लेह आने वाले व्यापारी लेन देन पर शुल्क वसूली का अधिकार मिला था। आप तुर्किस्तान जानते हैं कि भारत के जो सारे पूर्वी तरफ से पश्चिमी तरफ से ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो व्यापार होते थे उसका अधिकार भी इनको मिला था। वर्ष 1925 में गुलाम रसूल की मौत हो गई थी। गुलाम रसूल की किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब की प्रस्तावना अंग्रेज खोजी फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी है। वादी के कई विद्वानों का मत है कि अक्साई चीन से निकलने वाली नदी का स्रोत गुलाम रसूल ने तलाशा था। यह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल श्योक नदी में आकर मिलती है। आपको अगर गलवन नदी के बारे में जानना है तो ये अक्साई चीन से निकलने वाली नदी है और इसका जो स्रोत है वो गुलाम रसूल ने ही तलाशा था और ये नदी श्योक नदी से आकर के मिल जाती है और श्योक जो है वो बहुत बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। यंग हस्बैंड ने रसूल की किताब में लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों के लोग मेहनती और निडर होते हैं। वह हमेशा जान खतरे में डालने को तैयार रहते हैं। रसूल के पूर्वज कश्मीरी थे। उनके बुजुर्ग, जिसे काला गलवस अथवा काला लुटेरा कहते थे, काफ़ी चालाक और बहादुर थे। वह किसी भी भवन की दीवार पर चढ़ जाते थे। ये कभी एक जगह मकान बनाकर नहीं रहते थे। मैं गलवन समुदाय की बात कर रही हूँ। गुलाम रसूल ने किताब में लिखा है कि उनके पूर्वज अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। ट्रैवल, ट्रैक्स एंड क्लाइंब के लेखक हरीश कपाड़िया, इनकी बुक पे आप ध्यान दीजिएगा, इनकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रैवल, ट्रैक्स एंड क्लाइंब के लेखक हरीश कपाड़िया ने अपनी किताब में लिखा है कि गुलाम रसूल गलवन उन स्थानीय घोड़ों वालों में शामिल था जिन्हें लॉर्ड डुनमोरे अपने साथ 1890 में पामीर ले गया था। वर्ष 1914 में उसे इटली के एक वैज्ञानिक और खोजी फिलिप डी ने कारवा का मुखिया बनाया। इसी दल ने जो इटली का वैज्ञानिक था फिलिप, उसने एक कारवा बनाया था और इसी दल ने रीमो ग्लेशियर का पता भी लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि गुलाम रसूल गलवन का कितनी भागीदारी है और कितना इनका कंट्रीब्यूशन है।
गलवान घाटी को समझने से पहले हमें अक्साई चीन को थोड़ा समझना होगा। आपको एक यहाँ पर मैप दिख रहा है, इसको मैंने ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऊपर जो हमारा हेड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, उसका पूरा मैंने बनाया है कि एक तरफ नॉर्थ एरियाज़ है, नॉर्दर्न एरियाज़ जो है। फिर आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। और फिर आपको श्रीनगर दिख रहा है और जम्मू कश्मीर दिख रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। मैंने लिखा है कि नो डिफाइंड बाउंड्री, मतलब यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर के पास कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। और फिर इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और उसके बाद अक्साई चीन है, जो कि अब इस समय चाइना ने इसे अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये मैप आप देख सकते हैं। ऊपर मैंने जो लिखा है कि टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 क्लेम्ड बाय इंडिया। इस एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था और इंडिया इसका लगातार क्लेम कर रहा है। तो आपने देखा एक तरफ नॉर्थ एरियाज़ जो कि पूरा पाकिस्तान की तरफ ने कब्जा कर रखा है, एक तरफ अक्साई चीन का एरिया जिसे चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। और अब इस अक्साई चीन के अंदर आने का प्रवेश लगातार चीन किए जा रहा है। तो इस मैप को आप अच्छे से समझिए। अब आप नीचे की तरफ आइए, तो यही वर्किंग बाउंड्री एक है। नीचे के हिस्से में आप देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ, तो यही एक वर्किंग बाउंड्री है। अदरवाइज़ सारे बाउंड्रीज़ हमारे क्लोज़ हो रहे हैं या हो चुके हैं, धीरे धीरे वर्किंग बाउंड्रीज़ नहीं रह गए हैं। तो अक्साई चीन के बारे में अगर हम जानते हैं तो अक्साई चीन पाकिस्तान और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तिब्बती पठार है और उसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर मतलब ऊपर और पश्चिम मतलब इस तरफ, आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। ये कुनलून पर्वत के ठीक नीचे स्थित है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है 1963 क्लेम्ड बाय इंडिया, यहीं पर कुन्नूल पर्वत पड़ता है, उसके ठीक नीचे ये अक्साई चीन का लोकेशन है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का जरिया था। अगर हम बहुत प्राचीन इतिहास में जाएं तो ये अक्साई चीन से ही रेशम मार्ग जुड़ा रहता था। और भारत और हजारों साल से मध्य एशिया के पूर्वी इलाके जिसमें मेनली तुर्किस्तान था और भारत के बीच संस्कृति, भाषा और व्यापार का रास्ता था। मतलब ये पूरा एक बेल्ट या एक कॉरिडोर हम मान के चले, फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू पूरा नॉर्थ इंडिया और फिर अक्साई चीन। ये पूरा रेशम मार्ग भी होता था और सिर्फ व्यापारिक मार्ग जो था ये साथ में सांस्कृतिक भाषाई मार्ग भी था। संस्कृतियों का भी बहुत आदान प्रदान इस मार्ग से हुआ है। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 5180 किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दिया। और चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले से ही कब्जा करके बैठा है। तो लगभग 43,180 वर्ग किलोमीटर एरिया भारत को चीन से लेना है। अक्साई चीन का मुद्दा भारत और चीन के बीच सन 1950 से ही लड़ाई की जड़ बना हुआ है। इस क्षेत्र में सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए भारत के सैनिक भी इस क्षेत्र में 1955 तक गश्त लगाते थे। लेकिन 1957 में चीन ने इस इलाके से गुजरती हुई सड़क बनाई। तो अभी मैंने अक्साई चीन के बारे में थोड़ा ही बताया है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेन गलवान घाटी पर ही केंद्रित है। तो हम लोग इस वीडियो में गलवान घाटी पे डिटेल पढ़ेंगे। हाँ, अक्साई चीन के बारे में आपने इतना कुछ जाना। अब देखते हैं कि गलवान घाटी में विवाद क्यों। तो गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। तो आप इसका लोकेशन जान लीजिए कि एक तरफ लद्दाख
और एक तरफ अक्साई चीन उसके बीच में भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। आप नीचे मैप में भी देख सकते हैं कि अक्साई चीन को जो लद्दाख से मेनली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग करती है। चीन यहाँ पहले ही ज़रूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और वह मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। वहीं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहाँ पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। इसी को लेकर के दोनों देशों में विवाद है। चीन ने अपना ऑलरेडी डेवलपमेंट कर लिया है, अब इंडिया अपना डेवलपमेंट करना चाह रहा है, भारत अपना डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो अब इस डेवलपमेंट में चीन को विरोध है। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक आप देख लीजिए, नीचे मैप दिख रहा है लेह, और एकदम ऊपर आप टर्न करके जाएंगे तो दौलत बेग ओल्डी। तो लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की सामरिक सड़क, इसमें क्या क्या आता है, दारबुक, श्योक, DSDBO दौलत बेग ओल्डी सड़क गुजरती है मुर्गों से होते हुए। घाटी में भारत की सबसे अग्रिम गश्ती चौकी के तौर पर गलवान फ्लैश पॉइंट PP-14 है, जिसके बेहद समीप चीनी सेना आ गई है। चीन ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स पोस्ट से PP-14 तक सड़क निर्माण पर विरोध जता रहा है। यहाँ इंडिया का जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस पे ये विरोध जता रहा है। इस सड़क के जरिए भारत अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। चीन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों, सड़क, पुल, सैन्य ठिकाने बनाकर स्थिति मजबूत करने के बाद विवाद पैदा करता है। चीन का ये एक रणनीति है, एक पॉलिसी है कि पहले वो अपनी चीज़ों को सेटल कर लेता है और उसके बाद विवाद शुरू करता है। 2016 तक चीन ने गलवान घाटी के मध्य बिंदु तक, आप ध्यान रखिएगा कि 2016 तक चीन ने गलवान घाटी के मध्य बिंदु तक पक्की सड़क बना ली। उसने छोटी छोटी चौकियों का भी निर्माण किया। गलवान के पास सबसे ऊंची रिजलाइन श्योक नदी के पास से गुजरती है। श्योक और गलवान नदी का संगम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 8 किलोमीटर है। चीन यहाँ पकड़ मजबूत कर श्योक रूट के दर्रों पर हावी होने की कोशिश में लगा हुआ है। आप इसे इस मैप से देख सकते हैं कि मैंने ईस्टर्न मैप को बनाया है। इसमें आप अक्साई चीन का एरिया देख रहे हैं और इधर लद्दाख देख रहे हैं। बीच में आप देख रहे हैं कि काराकोरम रेंज भी है और काराकोरम पास भी है, दर्रा भी है ऊपर, और यहीं से जो नदी जैसी निकल रही है जिसको मैंने लिखा भी है गलवन, और ये गलवन नदी यहाँ पर आकर के पैंगोंग लेक में आकर के मिलती है। पैंगोंग लेक में ही उसका कनेक्शन है। तो आप पैंगोंग लेक के बारे में जानिए कि 1933 के चीन के मानचित्र में पैंगोंग सो झील भारत में ही था। ठीक है, 1933 का जो चीन का मानचित्र था उसमें ये पैंगोंग झील जो था वो भारत में ही दिखाया गया। लेकिन 1951 में चीन ने जो नक्शा छापा उसमें उसे अपनी सीमा श्योक नदी के भी आगे दिखा दिया। अब देखिए, आपको श्योक रिवर को मैंने पीछे दिखाया था कि श्योक रिवर में वहाँ तक इसने अपनी सीमा दिखा दी 1951 के मैप में। इसे दक्षिण में पैंगोंग सो का एक बड़ा हिस्सा भी चीन के नक्शे में आ गया। तो अब ये पैंगोंग लेक को भी इसने अपने मैप में दिखाया है। तो आपने गलवान घाटी और गलवान समुदाय का क्या इतिहास रहा, इस घाटी की खोज कैसे हुई, किसने की, और अभी जो इस समय 2020 के जून और मई और जून में जो लगातार भारत और चीन में के बीच विवाद हो रहा है, उसके मुद्दे को आपने समझा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इधर पिछले महीने से लेकर के इस महीने तक, आज की तारीख तक 17 तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसको थोड़ा क्रमवार हमें समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं कि 5 मई को
पूर्वी लद्दाख के पैगोंग झील, अभी मैंने उसका लोकेशन आपको दिखाया, पैगोंग झील के क्षेत्र में 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों ओर के 100 सैनिक लगभग जख्मी हो गए। 9 मई को नाकुला दर्रा में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्ष के लगभग 10 सैनिक घायल हुए। ये स्रोत जो है मैं न्यूज़पेपर से ली हूँ। 12 मई LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। भारतीय सेना ने भी अपने लड़ाकू विमान तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 6 जून को देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से बातचीत की। 10 जून को भारत और चीन के मैनेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बातचीत की। यह बातचीत सकारात्मक बताई गई। 13 जून को सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं, बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझा लेंगे। पर 15 और 16 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई और ये खबर जो आज हम सभी इससे कहीं ना कहीं से दुखी हैं। पूरे देश में एक चीन के विरुद्ध लहर और तेज और मजबूत हो गई है। वैसे भी इस कोरोना दौर में चीन ने अपनी साख को बहुत मजबूती से सामने नहीं रख पाया, अपनी साख को उसने बहुत कमज़ोर किया है। और साथ ही साथ इस समय चीन और भारत का जो विवाद चल रहा है उसमें चीन की साख बहुत तेज़ी से घटती नज़र आ रही है। तो चीन के आर्थिक बहिष्कार का समय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसके आर्थिक बहिष्कार को आगे बढ़ाना होगा। भारतीयों को अब दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही होगा कि वे आयातित चीनी वस्तुओं से मुक्ति पाए। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं चाइना बाज़ार से, हर तरफ हमें वही नज़र आता है। पर अब हमें अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा कि किस तरह से हम चीनी वस्तुओं से मुक्ति पाए। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें बताया गया कि किस तरह से चीनी सामानों को जो हम खरीदते हैं उस पैसे को चीन की सीमा पर इस्तेमाल करके हमारे ही भारतीयों को, हमारी भारतीय सैनिकों को मारा जाता है। इससे बड़ा दुखदाई क्या हो सकता है। आज हम इतने ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक जैसे ऐप को, जो कि आज युवाओं में एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन हो गया है। मेरा कहीं से ये कहना नहीं होता है कि आप एंटरटेनमेंट नहीं करिए, पर अब समय आ गया है ये तलाश करने का कि हमारे पास बहुत ऐसे भी इंडियन ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें तलाश करना होगा ऐसे चीज़ों का, ऐसे ऐप्स का, रोज़मर्रा की सारी ज़रूरतों का, जो कि कहीं ना कहीं से इंडियंस कंपनी के थ्रू हमें मिल सकता है। तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना जो है आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इंडिया का, उसको हम पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इतनी ही बात आपसे करना चाह रही थी और ज़रूरी था हमें गलवान के सारे इतिहास, भूगोल और उसके संरचनाओं को समझने का। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर अपने कमेंट्स को दीजिए और इसे शेयर करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।